हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है इको क्रिटिसिज्म पे पार्ट 2 वीडियो, एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो एंड द स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी टू कंटिन्यू ऑन द मॉडर्न एज। तो इसके बाद हम मॉडर्न एज के ही क्विज को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द इको क्रिटिसिज्म रीडर, लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी विच वॉज एडिटेड बाय ग्लॉटफेल्टी एंड हेरोल्ड फ्रॉम। तो इसको हमने पिछले वाले क्विज में डिस्कस किया था, एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंथोलॉजी है पूरा, द इको क्रिटिसिज्म रीडर, लैंडमार्क्स इन द लिटरेरी इकोलॉजी। और ये दो पर्सनस ने एडिट करी है, वन इज़ ग्लॉटफेल्टी एंड अदर वन इज़ हेरोल्ड फ्रॉम। एंड नाउ यू हैव टू टेल दैट दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ईयर इज़ 1996। तो 1996 में ये बुक पब्लिश की गई थी, द इको क्रिटिसिज्म रीडर। और इसके अंदर बहुत सारे एसेज हैं विच डील्स विद द इको क्रिटिसिज्म, दैट इज़ द लिटरेचर एंड द इन्वायरमेंट। सो यू हैव टू लर्न दिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से एक बारी बोल के पढ़ो, दैट इको क्रिटिसिज्म रीडर, लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी किन दो इंसान ने करी है, ग्लॉटफेल्टी और हेरोल्ड फ्रॉम ने। और कौन से ईयर में आई थी ये? इट केम इन द ईयर 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक फिल करना है आपको यहाँ पर। डैश रीड द मेजर वर्क्स फ्रॉम एन इको सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स टू द एरियाज अदर देन द नेचुरल वर्ल्ड। तो कौन से लोग हैं जो कि क्या करते हैं? दे रीड द मेजर वर्क्स फ्रॉम एन इको सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं टू अदर एरियाज। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इको क्रिटिक्स। तो ऐसे लोगों को हम इको क्रिटिक्स बोलते हैं। इकोलॉजिस्ट किनको बोलते हैं? हु स्टडी द इकोलॉजी। इको सेंट्रिसिस्ट और इको फेमिनिस्ट। अब ये सारी क्या है ना, ब्रांचेस हो जाएंगी, लेकिन जो मेजर वर्ड है दैट विल बी इको क्रिटिक्स। द वर्ड इको क्रिटिसिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच वर्क। तो इसमें हमें बताना है कि जो ये टर्म है ना इको क्रिटिसिज्म, ये कहाँ से कॉइन की गई है। दिस वॉज कॉइन्ड फ्रॉम विच वर्क एंड बाय whom। सो बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। द टर्म इको क्रिटिसिज्म जो है ना, इट हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम एन एसे विच इज़ टाइटल्ड एज लिटरेचर एंड इकोलॉजी एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। तो दिस इज़ द आंसर। लिटरेचर एंड इकोलॉजी ये एक एसे है, एंड दिस एसे इज़ रिटन बाय विलियम रूकर्ट। विलियम रूकर्ट। सो विलियम रूकर्ट इज़ द पर्सन जिन्होंने ना इको क्रिटिसिज्म टर्म कॉइन की है, एंड दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे है लिटरेचर एंड इकोलॉजी, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1978। ईयर भी आपको लर्न करना है, दैट 1978 इज़ द ईयर। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर देखो इको क्रिटिसिज्म टर्म पूछ रहे हैं कि किन्होंने कॉइन करी है, देन यू विल से दैट इट इज़ कॉइन बाय विलियम रूकर्ट, and in the work Literature and Ecology, an experiment in eco-criticism, which is an essay published in the year 1978. The Comedy of Survival हमने देखा था, that this was a work which was written by जोसेफ मीकर। जोसेफ मीकर, लास्ट क्विज में हमने इसको देख लिया था, कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल बाय जोसेफ मीकर। फिर है हमारे पास इसमें चार्ली ऑप्शन, मैनकाइंड एंड द मदर अर्थ। तो ये भी मैंने बताया था दैट दिस वाज रिटन बाय टॉयनबी, आर्नोल्ड टॉयनबी। और ये वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनकाइंड एंड मदर अर्थ। और जो फर्स्ट वर्क दे रखा है ये तो आप सबको पता ही है, इको क्रिटिसिज्म रीडर, लैंडमार्क्स इन द लिटरेरी इकोलॉजी। ये एंथोलॉजी है बाय ग्लॉटफेल्टी एंड हेरोल्ड फ्रॉम, एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1996। Let us revise once again. Eco-criticism जो term है coined by William Ruckert in the work Literature and Ecology in the essay published in the year 1978. फिर उसके बाद हमने देखा Eco-criticism reader landmarks in literary ecology by Glotfelty plus Harold Fromm. You have to repeat the answers after me if you really want to learn the names and to keep them in your long-term memory. Mankind and Mother Earth का मैंने बताया, Arnold Toynbee is the person who has published this work. और जो कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल है इसका क्या आंसर बताया था अभी मैंने? जोसेफ मीकर। जोसेफ मीकर, कॉमेडी ऑफ सर्वाइवल। विलियम रूकर्ट essay लिटरेचर एंड इकोलॉजी एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि 1978 में पब्लिश हुआ है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1978। और इसको लर्न कर लेना, विलियम रूकर्ट का essay है लिटरेचर एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रीन स्टडीज
रीडर। अब ये वर्क भी हमने पिछले वाले क्विज में डिस्कस किया था। द ग्रीन स्टडीज रीडर फ्रॉम रोमांटिसिज्म टू इको क्रिटिसिज्म, यानी कि रोमांटिसिज्म मूवमेंट से लेकर के इको क्रिटिसिज्म तक उन्होंने इसमें बताया है वर्क में। द ग्रीन स्टडीज रीडर, हेरोल्ड फ्रॉम इज नॉट द आंसर क्योंकि इनका तो हमने वर्क स्टडी करा था ना, द इको क्रिटिसिज्म रीडर जो उन्होंने ग्लॉडफेल्टी के साथ लिखा था। तो ग्रीन स्टडीज रीडर किन्होंने लिखा है? इट इज़ बाय लॉरेंस कूप। और अगर वो पूछते हैं कि ग्रीन इम्पीरियलिज्म तो देन यू हैव टू टेल दैट दिस वर्क इज रिटन बाय रिचर्ड ग्रूव। तो ये देख लेना कि ग्रीन स्टडीज रीडर पूछ रहा है कि ग्रीन इम्पीरियलिज्म पूछ रहा है। अगर ग्रीन इम्पीरियलिज्म पूछता है तो आपको बोलना कि रिचर्ड ग्रूव इज द आंसर। एंड इफ दे आस्क दैट द ग्रीन स्टडीज रीडर किन्होंने लिखा है, देन Lawrence Koop is the person who has written the work, The Green Studies Reader from Romanticism to Eco-Criticism. Let us look at the other options. Edward Abbey कौन है? Edward Abbey अमेरिकन ऑथर है और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, जो आपको याद रखना है एडवर्ड एबे का, वो है डेजर्ट सॉलिटेयर। गेम खेलते हैं ना सॉलिटेयर वाला, डेजर्ट सॉलिटेयर। नॉन फिक्शन वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल भी है, और ये इसमें बताते हैं कि वाइल्डरनेस के बारे में बताते हैं, डेजर्ट्स के बारे में, वाइल्डरनेस के बारे में। एडवर्ड एबे अमेरिकन ऑथर हैं और कौन सा वर्क है? डेजर्ट सॉलिटेयर। लॉरेंस ब्यूल है जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके दो वर्क्स आपको याद रखने हैं। अमेरिकन राइटर है, द इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन, और दूसरा वर्क है द फ्यूचर ऑफ इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म। फ्यूचर कैसा होगा इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म का? एक तो ये इंपॉर्टेंट है इनका, एंड द अदर वन इज द इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। हेरोल्ड फ्रॉम का हमने देखा था, हेरोल्ड फ्रॉम का वर्क था द इको क्रिटिसिज्म रीडर। एडवर्ड एबे का डेजर्ट सॉलिटेयर वर्क लर्न करना है। एडवर्ड एबे अमेरिकन ऑथर है। लॉरेंस ब्यूल जो है वो भी अमेरिकन है और उनके दो वर्क्स हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन, इन्वायरमेंट को इमेजिन करा, इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन, एंड द फ्यूचर ऑफ द इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म, एंड बोथ द वर्क्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉरेंस कूप का क्या है? ग्रीन स्टडीज है। और एक ग्रीन इंपीरियलिज्म मैंने बताया, दैट इज बाय रिचर्ड ग्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेजर्ट सॉलिटेयर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने कि डेजर्ट सॉलिटेयर वर्क इन्होंने लिखा है, इट इज़ बाय एडवर्ड एबे, अमेरिकन राइटर है। एंड नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेजर 19th century अमेरिकन राइटर्स हु कैन बी सेड टू ड्रॉ अटेंशन टू नेचर एंड द इन्वायरमेंट आर हु। तो हमें बताना है कि कौन से 19th century अमेरिकन राइटर्स हैं जो कि नेचर और इन्वायरमेंट पे कुछ कुछ लिख रहे थे। सो इफ़ यू कैन रिमेंबर कि रैल्फ वाल्डो एमर्सन जो हैं ये ट्रांसीडेंटलिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। मार्गरेट फुलर भी ट्रांसीडेंटलिस्ट थी। हेनरी डेविड थरोयो वो भी ट्रांसीडेंटलिस्ट थे, और तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल रैल्फ वाल्डो एमर्सन का आपने पढ़ा होगा नेचर के नाम से उनका एक ऐसे है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर भी लर्न कर लो, 1836 में पब्लिश हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स। फिर है मार्गरेट फुलर का एक वर्क है दैट इज टाइटल्ड एज वुमेन इन द 19th century। और हेनरी डेविड थेरो का एक जो वर्क है दैट इज वॉल्डन क्या था? लाइफ इन द वुड्स। वो 2 साल के लिए कहीं पर एक पॉइंट के पास रह रहे थे, वॉल्डन के पास, तो अकेले रह रहे थे वहाँ पर, और फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को नोट किया था इन द वर्क वॉल्डन, दैट इज लाइफ इन द वुड्स, एंड दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1854। इसका भी ईयर आपको लर्न करना है, हेनरी डेविड थेरो। और तीनों के तीनों अमेरिकन राइटर्स हैं। रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने नेचर लिखा था जिसमें वो नेचर के बारे में बताते कि व्हाट इज़ नेचर अकॉर्डिंग टू हिम, और तीनों के तीनों ट्रांसीडेंटलिस्ट है। ट्रांसीडेंटलिस्ट वाज अ फिलॉसफी जो कि कहाँ इमर्ज हुई थी? यूएसए में ही इमर्ज हुई थी ट्रांसीडेंटलिज्म, एंड दे बिलीव्ड इन द इंट्यूटिव पावर। वो बोलते थे कि जो लोग हैं ना उनके पास बहुत अच्छा खासा इंट्यूशन है, एंड दे शुड फॉलो देयर इंट्यूशन रादर देन फॉलोइंग द लॉजिकल और द रैशनल थिंग्स। तो कहीं ना वो रोमांटिसिज्म के आइडियाज से मैच करते हैं, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसीडेंटलिज्म एंड रोमांटिसिज्म, बिल्कुल सेम नहीं है। ऑल्दो दे बोथ डिफर फ्रॉम रैशनैलिटी से मतलब दूर जा रहे हैं, लेकिन तब भी उनमें डिफरेंसेस हैं। सो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि जो तीनों के तीनों राइटर्स हैं ना वो नेचर और इन्वायरमेंट की तरफ हमारी अटेंशन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमर्सन की बुक है नेचर, एंड वी हैव टू टेल कि ये कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी। अभी ऊपर ही ओनली आई टोल्ड यू दैट इट वाज इन द ईयर 1836, तो 1836 आंसर हो जाएगा। इसको लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनथन बेट का एक वर्क दिया गया है, सो लेट अस डाइजेस्ट द नेम ऑफ द वर्क फर्स्ट। रोमांटिक इकोलॉजी, वर्ड्सवर्थ एंड द इन्वायरमेंटल ट्रेडिशन। तो इस वर्क में वो बताते हैं कि कैसे वर्ड्सवर्थ हैं जो वो नेचर को पोर्ट्रे करते थे, नेचर पोएट्स हैं। तो जॉनथन बेट ने वर्क लिखा है, जॉनथन बेट एंड नेम ऑफ द वर्क इज रोमांटिक इकोलॉजी। रोमांटिक वाई, बिकॉज वर्ड्सवर्थ उसमें मेंशन किया है, सो देयरफॉर ही इज टॉकिंग अबाउट ए रोमांटिक इकोलॉजी एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल। तो करेक्ट आंसर इज 1991। 1991 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। सो इफ़ यू कैन ट्राई टू रिकॉल, देखो 1991 में हमने देखा जॉनथन बेट का रोमांटिक इकोलॉजी होता है। फिर 1992 में क्या हो रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएसए में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी जो कि थी हमारी ASLE, हमने देखी थी। ASLE क्या था, एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट। फिर मैंने बताया था कि 1993 ईयर में क्या हुआ था कि उनका फर्स्ट जर्नल पब्लिश किया गया था। ASLE ने अपना फर्स्ट जर्नल पब्लिश किया था। फिर हमने उसके बाद देखा 1996 सीक्वेंस में देखा था। 1996 में एक बुक पब्लिश हुई थी एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक, द इको क्रिटिसिज्म रीडर। द इको क्रिटिसिज्म रीडर, ग्लॉटफेल्टी प्लस हेरोल्ड फ्रॉम। और एक और मैंने याद करवाया था 1996 में, इन द सेम ईयर वन मोर वर्क वाज पब्लिश्ड विच वॉज नेचर्स इकोनॉमी। नेचर्स इकोनॉमी किन्होंने लिखा था, इट वॉज बाय डोनाल्ड वॉर्स्टर का नेचर इकोनॉमी भी सेम ईयर में पब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से ना आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप लर्न करोगे एंड यू विल टेक द नोट्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एंड देयर विल बी नो चांसेस दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट एनीथिंग इन योर एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ डिफाइंड इको क्रिटिसिज्म एज दी। अब यहाँ पर दी गई है एक डेफिनेशन इको क्रिटिसिज्म की, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। और ये डेफिनेशन इको क्रिटिसिज्म की है और बस हमें बता देना है कि भाई ये डेफिनेशन इन्होंने दी है इको क्रिटिसिज्म की। क्या बोलते हैं वो इको क्रिटिसिज्म को, दैट इट इज़ दी स्टडी, किस चीज़ की स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, कि किस तरीके से लिटरेचर और फिजिकल इन्वायरमेंट के रिलेशन है। सो यही इको क्रिटिसिज्म है और इसका हमारा करेक्ट आंसर इज ग्लॉटफेल्टी। ग्लॉटफेल्टी इज़ द पर्सन जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है और बुक का नाम है द इको क्रिटिसिज्म रीडर। और इन हेरोल्ड फ्रॉम ने उसको एडिट भी किया था, साथ में मिल करके लिखी है। लेकिन अगर वो ऐसा डेफिनेशन पूछते हैं तो यू डोंट गेट कन्फ्यूज कि हेरोल्ड फ्रॉम विल नॉट बी द आंसर, ग्लॉटफेल्टी ही आपको मार्क करना है वहाँ पर। विलियम रूकर्ट का मैंने बताया था कि उन्होंने तो टर्म ही कॉइन किया ना इको क्रिटिसिज्म टर्म कॉइन की है रूकर्ट ने। और वर्क का मैंने नाम बताया था लिटरेचर एंड, क्या बताया था, लिटरेचर एंड इकोलॉजी। इस वाले ऐसे में उन्होंने ये टर्म कॉइन की है। लॉरेंस ब्यूल को हम अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में वी हैव ऑलरेडी डन लॉरेंस ब्यूल। इनकी बस दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला है फ्यूचर ऑफ इको क्रिटिसिज्म। फ्यूचर बता रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म का फ्यूचर क्या होएगा। और एक वर्क था द इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन। तो इसके साथ हमारा इको क्रिटिसिज्म एज ए लिटरेरी थ्योरी कंप्लीट हो गया है। 2 ही पार्ट्स थे। आई होप कि कुछ समझ आया होगा और कुछ साथ में याद भी हुआ होगा। एंड ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चंस इन अ लाउड मैनर, बोल करके याद करने की कोशिश करो। एंड ट्राई टू टेक अ रफ नोटबुक ऑल्सो, कि ताकि लिखते रहो, साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। एंड द नेम ऑफ द पर्सन भी आपको याद हो जाएंगे फटाफट से और वर्क्स भी याद हो जाते हैं। तो कबीरदास जी की बात में आप विश्वास करना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। द मोर यू प्रैक्टिस, बिल्कुल ऐसे परमानेंटली एनग्रेव हो जाएंगे आंसर्स आपके दिमाग में एंड मतलब भूल ही नहीं सकते हो आप उनको। बस करना ये है कि प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। सो ऑल ऑफ यू कीप डूइंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो डेली एक्सरसाइज करनी है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, और उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना इवन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना दैट आई डोंट गेट टाइम टू डू एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइदर यू ज्वाइन सम स्पोर्ट्स सो दैट यू कैन स्टे फिजिकली फिट। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय टू ऑल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।